हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल पे देख ही चुके हैं, ये हमारी 40 डेज़ की सीरीज होगी जिसमें कि मैं आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज समरी कराऊंगी 6 to 8 तक की। और इसके साथ ही हम सीटेट पेपर 2 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेथड रहेगा, पहले हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस वो सारे डिस्कस करेंगे। और इसी तरह एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हमारा पॉलिटी। और क्लास 6 में पॉलिटी की जो बुक है उसका जो शीर्षक है वो है हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। तो यहाँ पे हम पॉलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। चूँकि आज वेरी फर्स्ट डे है तो हम पॉलिटी से स्टार्ट करते हुए चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, क्लास 6 का। और इस चैप्टर का नाम है आपका विविधता की समझ। तो विविधता की समझ है, सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि डाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो अलग अलग चैप्टर्स में दी हुई हैं, एक विविधता और दूसरा भेदभाव, यानी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले हमको डाइवर्सिटी समझनी है। डाइवर्सिटी और भेदभाव में क्या अंतर होता है। देखिए फ्रेंड्स, चाहे डाइवर्सिटी हो और चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, दोनों ही शब्द का मतलब होता है कुछ अंतर, यानी कुछ कम या कुछ ज़्यादा या अलगाव। लेकिन डाइवर्सिटी जो है आपका एक पॉजिटिव वर्ड होता है और डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव वर्ड होता है। दोनों के बेस सेम होते हैं, दोनों के आधार सेम होते हैं भाई। जैसे कि विविधता हमारी धर्म के आधार पर पाई जाती है, हमारी इनकम के आधार पर पाई जाती है, हमारे जेंडर के आधार पर पाई जाती है, हमारी जो एजुकेशन होती है उसके आधार पर पाई जाती है, हमारा जो सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, पर्यावरण होता है उसके आधार पर पाई जाती है। और इन्हीं आधार पे जब हम एक दूसरे को कम या ज़्यादा मानने लगते हैं, अपने आप को बड़ा या छोटा मानने लगते हैं, तो वहीं पे भेदभाव शुरू हो जाता है। तो चलिए हम चैप्टर की समरी से देखते हैं, टॉपिक वाइज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपसे पॉइंटों में ही इसी तरह के पॉइंट्स बना बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है दो लड़कों की, जिनमें समर 1 और समर 2। तो यहाँ पे दोनों ही लड़कों का नाम समर है, लेकिन उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, यानी उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डिफरेंट है। एक लड़का समर जो वो मिडिल क्लास फैमिली का है और दूसरा जो है वो सड़कों पे अखबार बेचता है। एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, यानी कि दोनों ही डिफरेंट धर्म से रिलेटेड है। दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, एक को एजुकेशन मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे विविधता के रूप में दर्शाई गई हैं। तो विविधता या अनेकता एक सकारात्मक शब्द है, जिसमें कि अंतरों को, जो हमारे बीच में अंतर होते हैं, कम या ज़्यादा वाले जो अंतर होते हैं, इनको हम पॉजिटिव वे में लिए जाते हैं। जैसे कि मैं उत्तर भारत से बिलोंग करती हूँ, और एक और है जो कि मेरा कलीग है, या जो मेरी कलीग है, फ्रेंड है, वो हमारी पंजाब से बिलोंग करती है। वो पंजाबी बोलती है, गुरुमुखी लिपि में लिखती है, और मैं हिंदी बोलती हूँ, देवनागरी लिपि में लिखती हूँ। तो हमारे बीच में जो डाइवर्सिटी है वो एक पॉजिटिविटी के रूप में हो सकती है कि मैं उससे गुरुमुखी और पंजाबी भाषा सीख लूँ, उसका कल्चर सीख लूँ, और वो मुझसे मेरा कल्चर सीख ले। लेकिन जब यही बात डिस्क्रिमिनेशन पे आती है तो हम एक दूसरे को कम मानने लगे। मैं कहने लगूँ कि मेरा धर्म पुराना है, मैं ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम कम हो, तो मैं उसको अपने आप से कम आंकने लगूँ, उसको हे दृष्टि से देखने लगूँ, तो वो हमारा भेदभाव हो जाता है। अब हम देखेंगे कि विविधता के आधार क्या होते हैं। ये मैंने अभी आपको डिस्कस कर लिए हैं। धर्म हमारा विविधता का आधार होता है, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारा खान पान, हमारी लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे डाइवर्सिटी की, हमारे त्यौहार, और हमारा जो भौगोलिक पर्यावरण होता है जहाँ पे हम रहते हैं, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो भी इन सभी चीज़ों को जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारी आनुवंशिकता भी कई बार हमारी विविधता का आधार होती है, क्योंकि किसी एक विशेष क्षेत्र में रहने वाली जो कास्ट क्रीड होती है वहाँ का प्रभाव हमारे जेनेटिक्स पर भी पड़ता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, असमानता, गैर बराबरी या फिर भेदभाव। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में हार्ड वर्ड्स के यूज से बचा जाता है, इसीलिए वहाँ पे क्या किया हुआ है, वहाँ पे भेदभाव को असमानता या गैर बराबरी कहा गया है। तो इसके जो रूप होते हैं उनमें सबसे पहला होता है अवसर की कमी। भाई मैंने आपको समर 1 और समर 2 की जो है स्टोरी सुनाई, तो समर 1 स्कूल जाता है और समर 2 नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसको अवसर नहीं मिले।
उसका फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है। दूसरा हमारा शैक्षिक रूप, यानी कि हमें कैसी एजुकेशन मिली है। नंबर थर्ड आ जाता है हमारी जाति व्यवस्था। हमारी जाति व्यवस्था का जो बंटवारा है वो पहले हमारे कामों के आधार पे हुआ था, लेकिन बाद में जो है ये स्थायी हो गई, यानी जो जिस कास्ट में जन्म लेने लगा उसकी वही कास्ट बनने लगी। इसके बाद हमारा आर्थिक आधार, यानी अमीरी वर्सेस गरीबी, ये भी हमारा जो है वो भेदभाव का रूप होती है। इसके बाद पॉइंट आता है कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, यानी कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए प्रोस्पेरियस कैसे हो सकती है, कैसे हमें वो जो है प्रोस्पेरियस बनाती है। तो क्या होता है, जब डाइवर्सिटी होती है हमारे क्षेत्र में तो हमें अलग अलग धर्मों और उनके त्योहारों की जानकारी मिलती है। मतलब इससे हमें जो कल्चर होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है और हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। विभिन्न लोगों के रहन सहन की जानकारी मिलती है, नए विचारों की प्राप्ति, नई भाषाओं को सीखने के अवसर। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेरी फ्रेंड पंजाबी है, मैं जो है वो उत्तरी भारत से बिलोंग करती हूँ, तो क्या होगा, वो मेरे से हिंदी देवनागरी लिपि में सीख लेगी और मैं उससे गुरुमुखी लिपि में पंजाबी सीख लूँगी। तो ये आपको पॉजिटिव वे में लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन जब इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो हम लोग अटक जाते हैं। तो क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर सारे ही इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपसी सौहार्द और एकता की भावना का विकास। इससे आपसी सौहार्द और एकता की भावना का विकास भी होता है। अब विविधता उत्पन्न करने वाले कारक, यानी कि जो डाइवर्सिटी है ये उत्पन्न ही क्यों होती है। भाई डाइवर्सिटी है ये हम समझ गए, उसके कारण क्या है, धर्म है, आपका जेंडर है, आपकी एजुकेशन है, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये उत्पन्न कैसे होती है, तो इसको उत्पन्न करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। एक तो हमारे ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल, जैसे हिस्ट्री में जैसे जैसे ह्यूमन डेवलप होता गया, जैसे जैसे नए नए उसके विचार हुए, नए नए नियम उसने बनाए, तो क्या हुआ, ये सारे जो है विविधता उत्पन्न करने वाले कारक हो गए। भाई सबसे पहले ह्यूमन ने एकदम से अपने धर्म नहीं बना लिए होंगे, जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे उसका धर्म बना, वैसे वैसे कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए, कुछ ऐसे जो है हो गए जिनको एजुकेशन ज़्यादा मिली, कुछ ऐसे हो गए जो एजुकेशन के लिए उनको अवसर नहीं मिल पाए। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे हो जाते हैं आपके हिस्टोरिक जो फैक्टर होते हैं वो, और दूसरे होते हैं आपके ज्योग्राफिकल। तो ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर हम मेजर फैक्टर्स की बात करते हैं तो यही दो कारण होते हैं, ऐतिहासिक और भौगोलिक। अब इनके कुछ सब पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं। तो ये जो हमारे विविधता उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं ये होते हैं यात्राएं, एक स्थान से दूसरे पे बसना, जैसे कि कोई पंजाबी फैमिली आके यूपी में बस जाए तो जो उनके आसपास के लोग हैं वो उनके कल्चर को सीख लेंगे। किसी संस्कृति का अन्य संस्कृति से मिलना, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति एवं क्षेत्र। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। भाई कोई जो है अगर विषुवत रेखा के क्षेत्र में रहेगा तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और उसकी स्किन का कलर जो है वो ब्लैक होगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी गर्मी है कि वो स्किन को इफेक्ट करती है। वहाँ के जो लोग हैं वो जो है, क्योंकि वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वन क्षेत्र अधिक होता है, तो उसी तरह का लाइफस्टाइल वहाँ पे होगा। और आसपास का भौतिक वातावरण, मिट्टी और जलवायु। भाई मान लीजिए कहीं पे जो है मरुस्थल वाली मिट्टी है तो वहाँ पे उत्पादन कम होगा, तो वहाँ का लाइफस्टाइल अलग होगा। और कहीं की मिट्टी उपजाऊ है, कहीं का क्लाइमेट अच्छा है जैसे कि उत्तरी भारत में, तो वहाँ के लोग थोड़े से ज़्यादा प्रोस्पेरियस होंगे। तो ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया गया है। इंडिया के ही दो अलग अलग एग्जाम्पल लिए गए हैं। एक तो उत्तरी भारत में जो कि लद्दाख है जहाँ पे हमारा ठंडा रेगिस्तान पड़ता है, और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है केरल का, कि केरल में लोगों का हिस्टोरिक और जो वहाँ का उनका ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट है वो कैसे कैसे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमें देखना है भौगोलिक स्थिति का विविधता पर प्रभाव। एक इसमें केरल और दूसरा लद्दाख, दोनों एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। इनमें से पहले हम देखेंगे लद्दाख के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आता है आपका लद्दाख, जिसको कि हम छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और ये कहाँ है और क्या है, ये भारत में है और भारत के उत्तरी क्षेत्र में मोस्ट जो आपका नॉर्थ पॉइंट है वहाँ पे ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और ये केंद्र शासित प्रदेश अभी रिसेंटली बना है। तो कमेंट करके बताएंगे कि लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना है और भारत में एट प्रेजेंट कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं। तो ये क्या है, ये ऊंचे पहाड़ों वाला ठंडा रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर खेती बहुत कम और नहीं के बराबर होती है। यह भारत और तिब्बत को मध्य एशिया से जोड़ता है
और इसलिए यह एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग है। जब यहाँ से आप जाते हैं, मैप देखेंगे तो ये एक स्थलीय मार्ग जुड़ता है जिसको आप सिल्क रूट कहते हैं, वो यहीं से जाता है। और यहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है क्योंकि ये क्षेत्र जो है वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के लोगों के पास संपत्ति के रूप में गाय होती है, बकरी होती है, भेड़ होती है और पश्मीना जो भेड़ की प्रजाति होती है वो होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, खेती नहीं होती है तो ज़मीन को ये लोग प्रॉपर्टी नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे समतल ज़मीन है ही नहीं, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। तो वहाँ पे इनके पास जो इनकी प्रॉपर्टी होती है उसके रूप में जो ये पशुपालन करते हैं, वो जो पशु होते हैं वही इनकी प्रॉपर्टी होती है। और पश्मीना भेड़ के बारे में आपने 1 to 5 की एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा। पश्मीना भेड़ से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है और उससे पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं जो कि हैंडमेड होते हैं। एक व्यक्ति को 6 दिन का समय लग जाता है लगभग इसको बनाने में। और ये जो नॉर्मल स्वेटर होता है उससे 6 गुना जो है वो गर्माहट देता है। और यही जो है यहाँ पर व्यापार का मुख्य आकर्षण बिंदु है, क्योंकि लोग जो है सर्दी से बचने के लिए यहाँ से पश्मीना वूल चाहते हैं, पश्मीना शॉल चाहते हैं। यहाँ की काफ़ी महंगी होती है ये। और यहाँ के लोग जो है दूध तथा दूध से बने पदार्थ, भाई ये लोग पशुपालन करते हैं तो पशुओं से दूध मिलेगा तो खाएंगे भी वही, और उनका मांस जो है खाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लद्दाख के जरिए ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। देखिए फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि पीवाईक्यू आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लद्दाख के जरिए ही बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत पहुंचा था। और लद्दाख में जो मंदिर और विहार बने हैं, विहार किसके? बौद्ध धर्म के। और कौन सी शैली में? तिब्बत शैली में। इनको क्या कहा जाता है? इनको गंपास कहा जाता है। ये ध्यान रखना है कि गंपास क्या होते हैं। गंपास लद्दाख में बने मंदिर या फिर बौद्ध विहार हैं जो कि तिब्बत शैली में बने हुए हैं। 400 साल पहले लद्दाख में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। यहाँ के लोग इस्लाम से परिचित हुए और आज बड़ी संख्या में यहाँ पे इस्लामी लोग रहते हैं। इसके बाद तिब्बत का प्रमुख ग्रंथ, ये तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ भी है और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है कि तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है जो कि लद्दाख में भी गाया जाता है। यह है केसर सागा और ये लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। और इसके गीतों पर सभी स्थानीय लोग, चाहे फिर वो मुस्लिम हो, इस्लाम धर्म के हों या फिर बौद्ध धर्म के हों, वो सभी इसके गीतों को गाते हैं और इस पर नाटक भी आयोजित करते हैं। अब हम देखेंगे केरल के बारे में। हमने एक उत्तरी राज्य देखा जहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। कैसी है? वहाँ भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, वो ठंडा मरुस्थल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रमुख व्यापारिक मार्ग है और वहाँ के व्यापारिक जो आकर्षण का बिंदु है वो वहाँ पे पाई जाने वाली पश्मीना वूल और उससे बनी पश्मीना शॉल। अब हम देखेंगे केरल के बारे में। तो केरल की स्थिति कहाँ है? ये भारत के दक्षिण पश्चिम में बसा एक भारतीय राज्य है जिसके एक तरफ समुद्र, कौन सा समुद्र है? अरब सागर और हिंद महासागर, और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे मसाला उगाए जाते हैं और मसालों के कारण ही, देखिए उत्तरी भारत में लद्दाख में किसकी वजह से? पश्मीना शॉल की वजह से। और यहाँ पे मसालों की वजह से व्यापारी आकर्षित हुए और ये जो है आपका मसाला स्टेट के नाम से भी फेमस है। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि भारत का जो स्पाइस, जो मसाला राज्य है वो कौन सा है? तो ये केरल है। और यहाँ पे सबसे पहले अरब और यहूदी यात्री आए थे। तो ये ध्यान रखना है कि केरल में सबसे पहले कौन लोग आए? अरब और यहूदी। जबकि लद्दाख में कौन आए थे? लद्दाख में पहले बौद्ध धर्म आया और उसके बाद 400 साल पहले इस्लाम लोग आए थे। इसके बाद देखते हैं करीब 200 साल पहले यानी पहली शताब्दी में पहली बार कोई ईसाई जो है भारत में पहुंचा था और इनका नाम था सेंट थॉमस। और सेंट थॉमस नाम की एक जगह भी केरल में पाई जाती है। तो ये याद रखना है कि 2000 साल पहले पहली शताब्दी में ईसाई धर्म जो है वो केरल में पहुंच चुका था और यहाँ पे आने वाले पहले ईसाई सेंट थॉमस थे और इनके नाम से एक जगह का नाम भी है। भारत और यूरोप के मध्य समुद्री रास्ता खोजने वाला व्यक्ति, देखिए हम लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की? भारत तो पहले से एग्जिस्ट करता था, खोजा गया था भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग, जिसको खोजा था वास्को डी गामा ने 1498 में। और ये पहली बार केरल के तट कालीकट पे ही आए थे। इसके बाद चीनी व्यापारी भी केरल आए थे। मतलब हम यहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट्स देख रहे हैं और इसके साथ साथ ज्योग्राफिकल भी कि क्यों आए थे, क्या वजह थी। तो केरल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है चीनी लोगों से और चीनी व्यापारियों से। तो यहाँ पे जो चीनी व्यापारी आए थे वो अपने जाल वगैरह अपने सामान लेके आए, तो इसी कारण से जो यहाँ पे जाल पाए जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो भी जो हैं चीनी जालों से काफ़ी मिलते जुलते हैं और उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, चीनी वाला।
इसके अलावा केरल में जो तलने के लिए बर्तन प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं हम चीना चट्टी, और ये भी चीनी मूल का ही है। केरल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता है। यहाँ पे जो मानसून है सबसे पहले यहीं से प्रवेश करता है, तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है जिसके कारण चावल जो है वो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उगता है, और इसीलिए यहाँ के लोग खाना भी वही खाते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है, जो उत्पादन होगा वही हम खाएंगे। तो यहाँ का प्रमुख भोजन मछली, सब्जी और चावल है। अब हम देखेंगे कि ये तो हमने देखी विविधता कि उत्तर भारत में किस तरह की डाइवर्सिटी है और दक्षिण भारत में किस तरह की डाइवर्सिटी है विद एग्जाम्पल। लेकिन इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी पाई जाती है इंडिया में। वो यूनिटी कैसे स्टार्ट हुई? तो यूनिटी स्टार्ट हुई हमारी अंग्रेजी शासन के दौरान, क्योंकि सभी को क्या चाहिए था? सभी को चाहिए था अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता। तो इसी कारण हम लोग एक होना शुरू हुए और हमारे अंदर यूनिटी की भावना जो है वो जागृत हुई, और यही हमारा यूनिटी का सोर्स है। तो भारत में जो हमारे भारत में एकता की शक्ति है, इसका स्रोत है भारत की विविधता में एकता, और ये अंग्रेजी शासन के दौरान एकता के रूप में उभरी है। स्वतंत्रता संग्राम के गीत और इसके चिन्ह जो हमारे इसके प्रतीक हैं, उन्होंने विविधता को एकता में परिवर्तित किया। भाई आज़ादी के लिए हमने जो गीत गाए वो सभी ने गाए, आज़ादी के लिए हमने जो चिन्ह अपनाए, चाहे फिर वो राष्ट्रीय झंडा हो, चाहे फिर वो राष्ट्रगान हो, वो सभी ने एक रूप में अपनाए। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी अनेकता में एकता का प्रतीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी अनेकता में एकता का प्रतीक है। भाई हमारे राष्ट्रगान में सभी लोगों को जो है मेंशन किया गया है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसमें इन्होंने अनेकता में एकता या विविधता में एकता का नारा दिया, जिससे कि सभी लोग संगठित होकर एक रूप में आए। तो ये तो थी हमारी चैप्टर 1 की समरी। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आपने सुना होगा, मुझे तो थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन एंड तक आते आते ये इंटरेस्टिंग हो गया था। और अब हम देखेंगे PYQ, सीटेट के पेपर 2 में जितने PYQ इससे बने हैं वो सभी देखेंगे हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? और देखिए डेट भी मैंने मेंशन कर दी है। तो ये कहा गया है आपका लद्दाख को, और लद्दाख वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी 2019 में ही पूछा गया है, और ये 2016 में भी पूछा गया है। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, MK गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डाइवर्सिटी ऑफ इन इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज में ये नारा दिया था। तो ये याद रखना है, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, ये है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि गम्पास जो है वो है आपके बौद्ध विहार, जबकि लद्दाख में पाई जाने वाली बकरी या भेड़ की प्रजाति पश्मीना और शॉल की किस्म भी पश्मीना, जो कि हैंडमेड होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का उदाहरण है? मैंने आपको बताया कि लद्दाख क्या है, लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखें, ऑप्शंस चारों पढ़ें, क्योंकि सीटेट बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस देता है जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है सबसे ज़्यादा। अपने गांव जाना नहीं भाई, वहाँ की संस्कृति से तो आप परिचित हैं ही, वहाँ तो आपको सब कुछ पता है। रेलगाड़ी में यात्रा करना ये हो सकता है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। अपने त्योहारों को मनाना, अपने त्योहारों को तो हम जानते ही हैं, लेकिन डाइवर्सिटी तब आपकी फलेगी फूलेगी जब आप दूसरों के त्योहारों को भी जानेंगे। और अपनी मातृभाषा में बोलना, ये आपका सबसे करेक्ट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब सभी लोग अपनी अपनी मातृभाषा में बोलेंगे तो आप लोग एक दूसरे से फैमिलियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, देखिए फ्रेंड्स ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखते हैं, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सबसे पहला कथन है, जिसमें संस्कृति तथा सत्ता में विविधता पाई जाती है। पावर में विविधता पाई जाएगी तो सब लोग जो है राज करना सोचेंगे। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नता, समानता पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, समानता से तो सभी लोग एक रूप हो जाएंगे,
तो फिर डाइवर्सिटी रहेगी नहीं। जब मैं भी समान, आप भी समान, सभी लोग, जितने भी लोग समान हैं, धर्म हो वो भी एक हो जाएगा, भाषा भी एक ही रहेगी, संस्कृति भी एक ही रहेगी, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी होगी ही नहीं। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं तथा समानताएं पाई जाती हैं। ये आपका मुझे करेक्ट पॉइंट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका अलगाव और आपका समानताएं ये दोनों शामिल की गए हैं। इसके बाद पॉइंट 4 आता है, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं। असमानताएं मतलब भेदभाव, तो ये भेदभाव को आप विविधता में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 ही यहाँ पे सही हो जाता है, जहाँ पे आपकी विभिन्नताएं, जहाँ पे आपके डिफ्रेंशिएशन, डिफरेंट पीपल्स में भी जो है वो समानता पाई जाती हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था, जिससे कि हमने PYQ और थ्योरी दोनों को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 विविधता और भेदभाव, यानी आपको यहाँ पे, इसके बाद आपने डाइवर्सिटी को पढ़ लिया है फर्स्ट चैप्टर में, इसके बाद आपको डाइवर्सिटी के साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन को भी अंडरस्टैंड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ये समरी सुनने के बाद, इसको देखने के बाद आपको NCERT का चैप्टर 1 जरूर पढ़ लेना है, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर। तो वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।